हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना लखनऊ शहर की रहने वाली लड़की थी, जिसकी शादी दिल्ली शहर में रहने वाले एक रोहित नाम के लड़के से होती है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तो घर में सोफों की जगह लकड़ियों की कुर्सियों को देखकर वो अपनी सास शीला से कहती है, माँ जी हमारे घर में एक भी सोफा नहीं है क्या? संजना, ये तुम क्या पूछ रही हो आते ही? और हमें सोफे की क्या जरूरत है? हमारे कमरे में बहुत बड़ा और अच्छा बेड है। रोहित सही कह रहा है बहू, फिर भी तूने ऐसे क्यों पूछा कि हमारे घर में सोफा है या नहीं? तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तेरे सामने तो पड़े इतने बड़े बड़े लकड़ियों के सोफे। माँ जी आप इसे सोफा कहती हैं, लगता है आपने कभी सोफे देखे नहीं हैं। एक से एक बढ़कर डिजाइनर सोफे आते हैं, उनके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। बहू अगर ऐसी बात है तो तू दहेज में अपने मायके से सोफे ले आते अपने पसंद के। क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? आपको पता नहीं है क्या कि दहेज लेना कानूनी अपराध है? बताओ, जब अपने माँ बाप के पैसे खर्च करवाने की बात आई तो मैडम को कानून याद आ गया और हमारे टाइम पर सोफे को लेकर सुनाने लगी। बस कर बहू, तू भी क्या कदम रखते ही सोफे की रट लगाई हुई है। माँ जी क्योंकि मुझे बेड पर नींद नहीं आती, मुझे सोफे पर ही सोने की आदत है। फाइन यार, अभी के लिए चुप करो। ला दूंगा तुम्हारे लिए अच्छा और डिजाइनर सोफा। इसको देखो जरा, शर्म लिहाज तो धोकर पी गई है मानो। इनको आते ही सोने के लिए सोफा चाहिए, आते ही डिमांड चालू कर दी। बोल तो दिया मेरे बेटे ने, ला देगा बहू, अब चुप भी हो जा। कुछ समय बाद सभी लोग अपनी कमरों में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन संजना की सोफे की डिमांड कम ही नहीं होती। तभी एक दिन रोहित शाम के समय ऑफिस से घर आते हुए अपने साथ एक अच्छा डिजाइनर सोफा लेकर आता है, जिसे देखते ही संजना कहती है, हे भगवान, इतना बड़ा सोफा आप मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ बिल्कुल, जब से तुम आई हो तब से सोफे की ही डिमांड कर रही थी, तो सोचा आज तुम्हारी विश पूरी ही कर देते हैं। रोहित जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आपको पता है बिल्कुल ऐसा ही सोफा शादी से पहले मेरे मायके में भी था। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तुम्हारे पसंद की चीज मिल गई। हाँ ये तो सच है। सच में मेरी डिमांड पूरी करने के लिए थैंक यू। संजना और रोहित आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शीला आती है और सोफे को देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, ये सोफा तो बहुत ही अच्छा है। ये किसी बेड से कम नहीं है, एक आदमी आराम से सो सकता है इस पर। हाँ माँ, ये साइज में बड़ा और थोड़ा डिजाइनर है और काफी आरामदायक भी है। बेटा पैसे भी उतने ही लगे होंगे। कोई बात नहीं माँ, वो तो सब एडजस्ट हो जाएगा। संजना जब से आई थी सोफे की डिमांड कर रही थी। उसको रातों को नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैंने सोचा ले ही आता हूँ। और अच्छा है अगर मैं कभी ज्यादा मेहमान आ गए तो उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात तो सही कह रहा है, लोग हमारे घर इतना बड़ा सोफा देखकर हैरान हो जाएंगे। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? ये सोफा मैंने अपने लिए मंगवाया है, आपके मेहमानों के लिए नहीं। तो मैं इसे अपने रूम में ही रखूंगी। ये क्या कह रही बहू, इतना बड़ा सोफा तेरे कमरे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, सोफा उठने बैठने के लिए होता है, सजाने के लिए नहीं। और तेरे कमरे में कौन उठने बैठने जाएगा? मेरे सोफे पर आपको बैठने की जरूरत क्या है माँ जी? आप लोग अपने बड़े बड़े लकड़ियों के सोफे पर बैठिए। अरे बस करिए आप, सोफा नहीं था तो लड़ रहे थे, आ गया है तो लड़ रहे हो। कमरे में रहे या बाहर रहे, है तो घर में ना। और तुम्हें तो सोफा चाहिए था ना, वो आ गया तो अब बस करो, तुम ही चुप हो जाओ। रोहित इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और संजना सोफे पर सोने के साथ साथ अपना हर काम सोफे पर ही करना शुरू करती है। फिर चाहे वो सब्जियां काटना हो, खाना खाना हो, उसकी इन हरकतों को देखकर उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन अचानक आधी रात में सोते हुए रोहित की आंख खुलती है और वो संजना को बेड पर ना पाकर उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आता है और उसे सोफे पर सोता देखकर जगा कर कहता है, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? अचानक मेरी आँख खुली, देखा तो तुम गायब हो। चलो रूम में। नहीं आप जाइए, मुझे बेड पर नींद नहीं आती। आप जाकर सो जाइए अकेले। नहीं यार, तुम भी चलो मेरे साथ रूम में, वरना कहीं माँ ने देख लिया तो तुम्हें ऐसे बाहर सोते हुए वो सोचेंगी तुम लड़कर आई हो यहाँ सोने। माँ जी कुछ नहीं सोचेंगी, उनको पता है कि मुझे बेड पर नींद नहीं आती, इसलिए मैं सोफे पर सो रही हूँ। यार तुम तो सोने के साथ साथ अपने सारे काम सोफे पर ही बैठकर करती हो। मैंने कभी तुम्हें मना किया नहीं ना? लेकिन अभी तो मेरे साथ चलो रूम में। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं सोना है। बोला ना मुझे बेड पर नींद नहीं आती। भगवान जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इसके लिए सोफा लेकर आया था। जब देखो इसी से चिपकी रहती है। ठीक है मरो तुम यहीं पर इसी सोफे के साथ, मैं जा रहा हूँ। रोहित गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है।
लेकिन संजना की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय शीला रोहित के कमरे में आती है और कहती है, बेटा मेरे कमरे का बेड टूट गया है, सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, उसे थोड़ा ठीक करवा दे। माँ आप परेशान मत होइए, बस संडे तक संभाल लीजिए, मैं संडे को ठीक करवा दूंगा। बेटा लेकिन मैं तब तक कहाँ सोऊंगी, रात भर जगराता करूंगी क्या? ये अच्छा मौका है संजना की सोफे पर सोने वाली आदत को छुड़ाने के लिए। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप तब तक सोफे पर सो जाना, मैं और संजना तो रूम में सोते हैं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तू सही कह रहा है। ओके माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा है। रोहित इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो रात को ऑफिस से घर आता है और सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी रोहित कहता है, मैडम आज आपको रूम में ही सोना पड़ेगा क्योंकि माँ के कमरे का बेड टूट गया है। नहीं, मुझे नींद नहीं आती तो मैं अपने सोफे पर ही सोऊंगी। ये क्या जिद है बहू, मैं तेरा सोफा हमेशा के लिए नहीं मांग रही हूँ। जब मेरा बेड ठीक हो जाएगा तो तू सो जाइए अपने सोफे पर। हाँ संजना, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मजा आएगा, मैं जल्दी माँ का बेड ठीक ही नहीं करवाऊंगा, तब देखता हूँ कहाँ सोती है ये मैडम। सभी लोगों की बातें सुनकर संजना उस समय कुछ नहीं बोलती, लेकिन अपनी सोफे पर सोने की आदत के चलते वो फिर आधी रात को नींद में उठकर अपने सोफे के पास जाती है और वहाँ अपनी सास को सोते हुए देखती है और उसे गिरा देती है और खुद सो जाती है। तभी नीचे गिरी उसकी सास नींद में चिल्लाते हुए कहती है, हाय हाय, ये कौन सा करंट लगा दिया बहू ने, और जरा इसकी बेशर्मी तो देखो, मुझे गिराकर खुद आकर सोफे पर सो गई। आग लगे ऐसी आदत को, इतना भी क्या शौक है सोफे पर सोने का। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहित भागते हुए रूम से बाहर आता है और अपनी माँ को जमीन पर गिरा देखकर कहता है, माँ ये क्या हो गया, आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? ये तेरी बीवी है, इसने पता नहीं मुझे क्या चुबा कर गिरा दिया और सोफे पर खुद आकर पसर कर सो गई। और देख तो, इसे जैसे कुंभकर्ण की बहन है जो मेरी आवाज सुनकर भी नहीं उठ रही। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित गुस्से में संजना को जगाते हुए कहता है, यार ऐसी भी क्या आदत सोफे पर सोने की कि तुम कुछ दिन कहीं और नहीं सो सकती हो? तुमने खुद सोने के लिए माँ को ही जमीन पर गिरा दिया नींद में। अब बहुत हो गया, मैं अभी इस सोफे को भी बेच दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कहाँ सोती हो। अपने पति की बात सुनकर संजना को अपनी आदत पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से इस हरकत के लिए माफी मांगते हुए सोफे पर सोने की आदत को कम करने का वादा करती है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी सोफे पर सोने की आदत कितनी बेकार है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी इस आदत के चलते आपको बहुत परेशान किया और इन्हें भी। मुझे आप दोनों की बात सुननी चाहिए थी। वैसे भी ये सोफा है, बेड नहीं, इसे बैठने के लिए ही इस्तेमाल करना ठीक है, ना कि हर वक्त सोने के लिए। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से कभी भी सोफे पर सोने की जिद नहीं करूँगी। सच में माँ जी। अनीता एक दिन अपने घर में शक्तिमान के कपड़े पहनकर सोफे पर बैठकर टीवी में शक्तिमान देख रही होती है कि तभी उसका पति अविनाश रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देता है, जिस पर अनीता गुस्से में सोफे के ऊपर खड़ी होकर अपने हाथों को ऊपर करके सोफे से नीचे कूदकर अपने पति से बोलती है, दिख नहीं रहा कि मैं शक्तिमान देख रही हूँ? अरे तुम तो पहले से ही शक्तिमान के कपड़े पहनकर शक्तिमान बनी हो, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है शक्तिमान देखने की? ये सब देखकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना बोलकर अविनाश आराम से सोफे पर बैठ जाता है और अनीता से कहता है, अनीता, उप्स, मेरी शक्तिमान, जरा मेरे लिए अपनी शक्तियों से कुछ खाने के लिए लाना, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। शक्तिमान जी अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ मेरी शक्तिमान, क्योंकि बहुत भूख लग रही है मुझे। सर्व शक्तिमान होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाएगा शक्तिमान। ये बोलकर अनीता गोल गोल घूमती हुई रसोई में जाती है और शक्तिमान की तरह जल्दी जल्दी अविनाश के लिए सैंडविच बनाती है, पर उसकी इस बेवकूफी की वजह से पूरा किचन गंदा हो जाता है। पर अनीता अविनाश के लिए सैंडविच बनाकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके सामने सैंडविच रखकर उससे बोलती है, ये लीजिए आपका सैंडविच, और वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। कुछ सेकंड्स में? अरे इस सैंडविच में तो तुमने पूरा आधा घंटा लगा दिया और अब बोल रही हो कि कुछ सेकंड्स में। मतलब यार कुछ भी। अविनाश इधर बोल ही रहा होता है कि तभी किचन में पानी पीने के लिए अनीता की सास रेशमा आती है और किचन में ऐसी बुरी हालत देखकर
गुस्से में तिलमिलाती हुई अनीता के पास आती है और उससे बोलती है, अरे शक्तिमान बस टीवी में है, हकीकत में नहीं। और अगर तुझे शक्तिमान बनने का इतना ही शौक है ना, तो तू लोगों की कुछ अच्छे कामों में मदद किया कर, ना कि लोगों के कामों को बढ़ाकर और उन्हें मुसीबत में डालकर, समझी? पर माँ जी, मैं तो सबकी हेल्प ही करती हूँ ना। देखिए, अविनाश जी ने मुझसे खाना मांगा और मैंने कुछ ही सेकंड में शक्तिमान की तरह किचन में जाकर फटाफट से सैंडविच बना दिया उनके लिए। ओहो, तो ये बात है। अब एक बार मेरी प्यारी बहू जरा किचन की हालत भी तो देख ले। इतना बोलकर वो उसको अपने साथ किचन में ले जाती है और उसके कानों को पकड़कर उससे बोलती है, मेरी प्यारी शक्तिमान बहू, जैसे ये सब कुछ एक सेकंड में तूने गंदा किया है ना, वैसे ही जल्दी जल्दी कुछ ही सेकंडों में पूरे किचन को चकाचक साफ कर दे। अगर पूरा किचन साफ नहीं हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आपसे बुरा और है भी कौन सासू माँ। हाँ, और ये कपड़े भी बदल लेना, आई बड़ी शक्तिमान बनने वाली। ये बोलकर रेशमा वहाँ से चली जाती है और बेचारी अनीता किचन की सफाई करने लगती है। किचन की सफाई करके वो बाहर अपनी सास के साथ सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बदतमीज लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है। अनीता बिना कुछ देखे ही शक्तिमान की तरह उसके पास जाती है और उस लड़के के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, क्यों, कैसा लगा मेरे हाथों का थप्पड़? तुझे शर्म नहीं आती इस तरह एक लड़की को छेड़ते हुए? अगर शर्म होती तो मैं लड़की छेड़ता ही क्यों, और तू होती कौन है मुझे थप्पड़ मारने वाली? तुझे तो। ये बोलकर वो लड़का उसके ऊपर हाथ उठाता है, पर अनीता उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों को मोड़ देती है और कहती है, अपने हाथों को ना थोड़ा काबू में रखना सीखो, वरना हाथ तोड़कर ना दूसरे हाथ में दे दूंगी, आया समझ में? ये बोलकर अनीता उसकी खूब पिटाई करती है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल में डलवा देती है। जिसके बाद रेशमा अपनी बहू के साथ घर आकर उससे बोलती है, अरे तुझे क्या जरूरत थी दुनिया के पंगों में पड़ने की? हाँ, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर वो लड़का जेल से निकलकर हमारे पीछे पड़ गया तो क्या करेगी तू? तूने कभी सोचा भी है? माँ जी, आप शक्तिमान नहीं देखती ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। अरे आप ही तो मुझे हमेशा कहती हो कि दूसरों की मदद किया कर, और शक्तिमान भी हमेशा यही कहता है। बस इसलिए जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा कि वो मुसीबत में है, वो बदतमीज लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, तो मैं पहुंच गई शक्तिमान की तरह और लगा दिया थप्पड़ उसे। ये बोलकर अनीता अपने कमरे में जाकर शक्तिमान वाले कपड़े पहनकर अपने फोन में शक्तिमान देखने लगती है और कुछ ही देर के बाद बोलती है, मुझे भी शक्तिमान की तरह बाहर जाके देखना चाहिए कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, और अगर हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो जल्दी से घर से बाहर जाती है और छोटे से मोहल्ले में जाकर इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो मुसीबत में हो, पर उसको बाहर कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता और वो उदास होकर फिर से अपने घर लौटती है। अब आए दिन वो शक्तिमान की तरह ड्रेस डालकर बाहर जाया करती और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की तलाश किया करती, पर उसको कोई भी ऐसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उदास होकर रात को घर आती। और ये सब हरकत देखकर उसकी सास रेशमा उससे बोलती है, आ गई करमजली, और बता कितनों की मदद कर ली आज तूने? एक भी नहीं। हाँ, मुझे पता था कि ये सब तेरा पागलपन है। ये सब तू काम से डर कर करती है ताकि तुझे कुछ काम न करना पड़े। आई बड़ी कामचोर कहीं की। ऐसा नहीं है माँ जी, बस शक्तिमान बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अरे इंसान दूसरे इंसान की मदद ना बिना शक्तिमान बने भी कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो शक्तिमान ही बने, समझी? अनीता अपनी सास की बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है कि तभी उसके पास वाले घर में से एक औरत की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये आवाज कैसी? अरे कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ ना, इनका तो रोज का ही नाटक है। बस कुछ ही दिनों की शांति थी जब तक राधा का पति यहाँ पर नहीं था। आज आ गया है तो फिर से वही घर में कलेश शुरू हो गया। ऐसा क्यों?
अरे बहू, बेचारी का पति एक नंबर का नशेड़ी है, नशेड़ी। उसका तो पता नहीं कब तक बेचारी अपने पति के जुल्मों को सहती रहेगी। अपनी सास की बात सुनकर अनीता खुद से बोलती है, मेरे घर के बगल में ही एक अबला नारी पर जुल्म होता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। मैं शक्तिमान बनकर पूरे शहर में घूमती रही लोगों की मदद करने के लिए। पर अनीता, अब तुझे राधा की मदद करनी होगी, वो भी शक्तिमान बनकर नहीं बल्कि एक इंसान के नाते। ये बोलकर अनीता राधा के घर चली जाती है, जहाँ राधा का पति उसको बुरी तरह से मार रहा होता है। अनीता उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, एक बेबस और लाचार औरत पर हाथ उठाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर कैसा पति है तू जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा गंदा व्यवहार कर रहा है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए अपनी करतूतों पर। नहीं अनीता बहन, उनको कुछ मत बोलो। सारी गलती तो मेरी है जो मैं चुपचाप इनके जुल्म सह रही हूँ। पर मुझे अब ये सब नहीं सहा जाता। मेरी मदद करो ताकि मैं इस नरक से बाहर निकल सकूं। राधा के आंसू और उसकी चोटें देखकर अनीता उसकी मदद करती है और उसे अपने साथ थाने ले जाती है, जहां जाकर उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाती है, जिससे पुलिस वाले उसके पति को अंदर करके उसको उसके किए की सजा देते हैं। अब अनीता इसी तरह लोगों की मदद करना शुरू कर देती है, पर शक्तिमान ना बनकर बल्कि अपनी पहचान के साथ ही। उसकी इस बहादुरी को देखकर अविनाश और रेशमा को बहुत अच्छा लगता है और अब रेशमा भी इस सब में अनीता का साथ देती है और वो लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।